नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल ए टू जेड स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 5th हिंदी में पाठ नंबर 9 एक माँ की बेबसी। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अब तक इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और साथ ही में मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। और अगर आप लोगों ने अब तक मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग जाके उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मेरे यूट्यूब चैनल पर आने वाले जितने भी वीडियो होते हैं उनके जो पीडीएफ हैं वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेंगे। तो अगर आप लोगों ने अब तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो जाके आप उसको भी ज्वाइन कर लो। ना जाने किस अदृश्य पड़ोस से निकल कर आता था वह खेलने हमारे साथ। रतन जो बोल नहीं सकता था खेलता था हमारे साथ। देखिए, इससे पहले कि मैं आपको ये कविता समझाना शुरू करूं, इस कविता के बारे में मैं आपको थोड़ी बहुत चीज़ें बता देता हूं। जैसे कि इस कविता के अंदर एक लड़का है जिसका नाम है रतन, जो कि बोल नहीं सकता है, उसका वर्णन किया गया है। मतलब उसके बारे में ये पूरी की पूरी कविता है। ठीक है, अब चलिए मैं आपको इसको समझाना शुरू कर देता हूं। तो यहाँ सबसे पहले कह रहे हैं कि ना जाने किस अदृश्य पड़ोस से निकल कर आता था खेलने हमारे साथ रतन। मतलब इसमें ये कह रहे हैं कि ना जाने मतलब पता नहीं कौन से अदृश्य पड़ोस से। अब देखिए यहाँ पे जो शब्द है ना अदृश्य पड़ोस, इसका मतलब ये नहीं है कि इनका जो पड़ोस है वो वाकई में गायब है, नहीं। यहाँ पे अदृश्य पड़ोस शब्द इसलिए इस्तेमाल में लिया गया है क्योंकि देखो ये जो लड़का है ये गूंगा है, मतलब ये बोल नहीं सकता है। अब सीधी सी बात है, अगर आप बोल नहीं सकते हो तो ज्यादा लोग आपको जानते नहीं होंगे, मतलब आप ज्यादा लोगों से जाके बोलोगे नहीं तो ज्यादा लोगों को पता नहीं होगा कि आप कौन हो, कहाँ रहते हो, या फिर आपको जानते ही नहीं होंगे। ठीक, तो यहाँ पे जब अदृश्य पड़ोस की बात की जा रही है तो यहाँ पे ये जो लड़का है रतन जो कि बोल नहीं पा रहा है उसकी बात की जा रही है, ना कि जो पड़ोस है वो वाकई में गायब है। ठीक, तो इसमें यही कह रहा है कि ना जाने किस अदृश्य पड़ोस से निकल कर आता था वह खेलने हमारे साथ। मतलब ना जाने किस अदृश्य पड़ोस से एक लड़का आता था इन लोग के साथ में, मतलब बच्चों के साथ में खेलने के लिए। इन बच्चों में एक लेखक भी हैं, रतन, उसका नाम रतन है, जो बोल नहीं सकता था। और जो बोल नहीं सकता है खेलता था हमारे साथ, वो आके हमारे साथ खेलता था एक टूटे खिलौने की तरह। मतलब ये है कि जिस तरीके से एक टूटा हुआ खिलौना खिलौना होता है देखने में हम बच्चों की तरह, उसी तरीके से रतन भी देखने में हम बच्चों की तरह दिखता था। वो था वह भी एक बच्चा, और वो भी हमारी तरह दिखने वाला एक बच्चा था। लेकिन हम बच्चों के लिए अजूबा था। लेकिन हम बच्चों के लिए जो रतन है वो एक अजूबा था, मतलब वो थोड़ा अलग था क्योंकि हमसे भिन्न था, क्योंकि जो रतन है वो हमसे भिन्न है। थोड़ा घबराते भी थे हम उससे। और अब यहाँ पे लेखक कह रहे हैं कि लेखक और बाकी जो बच्चे हैं वो रतन से थोड़ा सा घबराते भी थे, क्योंकि समझ नहीं पाते थे उसकी घबराहटों को, ना इशारे में कहीं उसकी बातों को। अब ये कह रहे हैं क्योंकि जो लेखक और बाकी बच्चे हैं वो रतन की जो घबराहट है उसको नहीं समझ पाते थे, और ना ही वो इशारों में क्या कहना चाह रहा है इस चीज को जो लेखक है और जो बाकी बच्चे हैं वो नहीं समझ पाते थे। ना उसकी भयभीत आंखों में हर समय दिखती उसके अंदर की झटपटाहट को। और इसमें यह भी कह रहे हैं कि लेखक और बाकी बच्चे, जो रतन है उसकी आंखों में जो भय है, उसकी आंखों में जो डर है, ना ही ये वो समझ पाते थे और ना ही उसके अंदर की जो झटपटाहट है उसको ये लोग देख पाते थे। जितनी देर वह रहता पास बैठी उसकी माँ निहारती रहती उसका खेलना। मतलब ये है कि रतन जितनी देर वहां पे खेलता रहता, पास ही में उसकी माँ, जो रतन की माँ है, वो रतन को बैठे बैठे देखती रहती, मतलब उसका ध्यान देती रहती। अब जैसे जैसे कुछ बेहतर समझने लगा हूं उनकी भाषा जो बोल नहीं पाते हैं, याद आती रतन से अधिक
उसकी माँ की आंखों में झलकती उसकी बेबसी। मतलब ये कह रहे हैं कि अब मैं जैसे जैसे बड़ा हो गया हूँ, अब मैं थोड़ा थोड़ा समझने लग गया हूँ। पहले मैं समझ नहीं पाया था, मैं बहुत बच्चा था, लेकिन अब मैं धीरे धीरे बड़ा हो गया हूँ और मुझे अब चीज़ें समझ में आने लग गई हैं। उनकी भाषा जो बोल नहीं पाते हैं, मतलब उन लोग की भाषा अब मैं समझने लग गया हूँ, जो लोग बोल नहीं पाते हैं। याद आती, मतलब मुझे आज भी रतन की याद आती है, और रतन से अधिक मुझे उसकी माँ, उनकी आंखों में रतन के प्रति जो बेबसी है उसकी याद आती है। इस कविता के लेखक हैं कुंवर नारायण। ठीक है, अब ये तो हो गई पूरी की पूरी कविता। अब इस कविता में आगे हमारे कुछ प्रश्न उत्तर हैं, चलिए उनको भी कर लेते हैं। कविता से पहला प्रश्न है, यह बच्चा कवि के पड़ोस में रहता था, फिर भी कविता अदृश्य पड़ोस से शुरू होती है। इसका कोई अर्थ हो सकता है जैसे, इसमें ये कह रहे हैं कि जो बच्चा, जिस बच्चे की बात की जा रही है इस कहानी में, मतलब रतन की बात की जा रही है, वो कवि के पड़ोस में ही रहा करता था। मतलब ये जो बच्चा है, ये जो हमारे लेखक हैं, इनके पड़ोस में रहता था। लेकिन इस कविता की शुरुआत अदृश्य पड़ोस के साथ में की गई है, मतलब गायब पड़ोस के साथ में की गई है। अब इसमें पूछ रहे हैं क्या इसका कोई खास मतलब अर्थ है? तो देखो, यहाँ पे नीचे हमारे दो ऑप्शन दिए हैं, आपको इनमें से जो सही लगता है वो आपको लगाना होगा। जैसे कि पहला ऑप्शन है, कवि को मालूम नहीं था कि यह बच्चा ठीक ठीक किस घर में रहता है। क्या ऐसा कुछ मैंने आपको कविता में समझाया है? नहीं समझाया है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। ठीक। दूसरा है, पड़ोस में रहने वाले बाकी बच्चे एक दूसरे से बात करते थे, पर यह बच्चा बोल नहीं पाता था, इसीलिए पड़ोसी होने के बावजूद वह दूसरे बच्चों के लिए अनजान था। जी हाँ, ये वाली चीज मैंने आपको समझाई भी थी पाठ की शुरुआत में, तो ये हमारा सही ऑप्शन होगा। इन दो में से कौन सा अर्थ तुम्हें ज्यादा सही लगता है? क्या कोई और अर्थ भी हो सकता है? अब इसमें ये कह रहे हैं कि आपको इन दोनों में से कौन सा अर्थ ज्यादा सही लगता है, तो मुझे तो ये दूसरा वाला ही लग रहा है। और क्या इस लाइन का, मतलब इस शब्द अदृश्य पड़ोस का कोई और अर्थ भी हो सकता है? तो मेरे हिसाब से शायद इसका कोई और अर्थ नहीं हो सकता है, जो ये ऊपर लिखा है यही एकदम सही अर्थ है। ठीक। अगला है, अंदर की झटपटाहट उसकी आंखों में किस रूप में प्रकट होती थी। मतलब ये है कि जो बच्चे के अंदर की झटपटाहट है, वो उसकी आंखों में किस प्रकार से प्रकट होती होगी। पहला ऑप्शन है चमक की तरह, दूसरा है डर की तरह, और तीसरा है जल्दी घर लौटने की इच्छा के रूप में। तो देखो, चमक की तरह नहीं, क्योंकि सीधी सी बात है, लड़का बोल नहीं पाता है। तो चमक तो हम तब कहते हैं ना जब कोई बच्चा बहुत खुश हो या फिर जोश में आ जाए, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा है डर के रूप में। अब देखिए, ये सही आंसर होगा। क्यों होगा? क्योंकि बच्चा बोल नहीं पाता है। अब सीधी सी बात है, मैंने आपको ऊपर पाठ में ये पढ़ाया था कि जो बच्चा है ये भी बाकी बच्चों से डरता है, और जो बाकी बच्चे हैं वो भी थोड़ा थोड़ा इस बच्चे से डरते हैं। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन एकदम सही होगा। यह है इनके सॉल्यूशन। अब इसमें अगला है, तरह तरह की भावनाएं। पहला, नीचे लिखी भावनाएं कब और कहां महसूस होती हैं। मतलब ये कह रहा है कि नीचे हमारी भावनाएं लिखी हैं, आपको बताना है कि वो कब और कहां महसूस होती हैं। तो पहली है झटपटाहट। ठीक। अब देखो, झटपटाहट में भी दो तीन चीजें दी हुई हैं, उनको भी पढ़ लेते हैं। जैसे कि पहला है अधीरता। अधीरता मतलब कि बेसब्री, एक तरीके से समझ लो। ठीक। कहीं जाने की जल्दी हो और जाना संभव ना हो, जैसे स्कूल की छुट्टी में अभी काफी देर हो, पर घर पर ऐसा कोई मेहमान आने वाला है जिसे तुम बहुत पसंद करते हो। फिर है इच्छा। किसी चीज को पाने की इच्छा हो, पर वह तुरंत ना मिल सकती हो, जैसे भूख लगी हो पर खाना तैयार ना हो। और आखिरी है संदेश। हम कोई संदेश देना चाह रहे हों, पर दूसरे समझ ना पा रहे हों, जैसे शिक्षक को कहना हो, शिक्षक से कहना हो कि घंटी बज गई है, पर अब पढ़ाना बंद करो, पर उन्हें घंटी सुनाई ना दे रही हो। इनमें से कौन सा अर्थ या संदर्भ इस बच्चे पर लागू होता है? अब देखो, पहले तो इन्होंने झटपटाहट एक शब्द दे दिया। ठीक। उसके बाद में इन्होंने कुछ भावनाएं दे दी। अब ये पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सी भावना है या कौन सा संदर्भ इस पाठ में जिस बच्चे की बात की गई है रतन की, उस पे सही बैठता है या फिर उसके हिसाब से सही है। तो मेरे हिसाब से ये होगा तीसरा वाला। तीसरा वाला। ठीक है, ये तीसरा वाला होगा,
क्योंकि जो बच्चा है, जो रतन है, वो अपनी बातें बाकियों को समझाना तो चाहता है, लेकिन बाकी बच्चों को जो इशारों की भाषा है वो नहीं आती है, इसलिए वो नहीं समझ पाते हैं। ठीक, ये देखो यहाँ पे मैंने लगाया भी हुआ है सॉल्यूशन। अगला प्रश्न है, जो बच्चा बोल नहीं सकता वह किस किस बातों की आशंका से घबराहट महसूस कर सकता है। मतलब ये है कि जो बच्चा बोल नहीं सकता है वो किस किस चीज़ों की आशंका से अपने मन के अंदर घबराहट महसूस करता होगा। अब यहाँ पे आशंका शब्द हम लोग पहले समझ लेते हैं, इसका मतलब क्या होता है। देखो, आशंका शब्द का मतलब ये है कि मान लो आपके मन में कोई ख्याल आया, ठीक, और अब आप उस ख्याल को सोच के परेशान हो रहे हो कि ऐसा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, तो उसको हम आशंका कहते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पे इस सवाल में कहा जा रहा है कि जो बच्चा बोल नहीं सकता है उसके मन में भला कैसी कैसी आशंकाएं आती होंगी। ठीक है, तो चलो उसका जवाब हम लोग देख लेते हैं। बच्चा निम्नलिखित बातों की आशंकाओं से घबराहट महसूस करता होगा। मतलब यह है कि नीचे मैंने कुछ पॉइंट दिए हैं और जो बच्चा है, मतलब जो बच्चा बोल नहीं सकता है, वो हो सकता है इन चीज़ों के कारण आशंका महसूस करता हो। जैसे कि पहला पॉइंट है, वह अपनी बात औरों को समझा पाएगा या नहीं। मतलब जो बच्चा बोल नहीं सकता है वो अपनी बात बाकी लोगों को समझा पाएगा या नहीं, पहली आशंका तो ये हो गई। दूसरी, कोई उसके साथ खेलेगा या नहीं। मतलब कोई दूसरा बच्चा, जो बच्चा बोल नहीं सकता है, उसके साथ में खेलेगा या फिर नहीं। उसके मित्र बन पाएंगे या नहीं। जो बच्चा बोल नहीं सकता है, क्या उसके मित्र वो अपने मित्र बना पाएगा या फिर नहीं। और आखिरी पॉइंट है, बच्चे यदि उसे खिला लेते हैं तो वह उनके साथ खेल पाएगा या नहीं। मतलब अगर बच्चे उसको अपने साथ खिला भी लेते हैं तो क्या ये बच्चा जो कि बोल नहीं सकता है ये बाकियों के साथ में खेल पाएगा भी या नहीं। ठीक है। अगला है, थोड़ा घबराते भी थे हम उससे, क्योंकि समझ नहीं पाते थे उसकी घबराहट को। ठीक, ये पोयम की एक लाइन है। अब उससे जुड़े कुछ क्वेश्चन है। रतन क्या सोचकर घबराता होगा। मतलब यह है कि जो लड़का है रतन, वो क्या सोच के घबराता होगा। तो देखो, जो आंसर मैंने यहाँ पे लिखा है ना, वही आंसर इसके लिए भी हो जाएगा, मतलब इस वाले क्वेश्चन के लिए भी हो जाएगा। ठीक। अगला है, अपने दोस्तों से पूछ कर पता करो कौन क्या सोचकर और किस काम को करने में घबराता है, कारण भी पता करो। मतलब ये कह रहा है कि अपने दोस्त, अपने परिवार या फिर कोई भी व्यक्ति इसको आप जानते हो, उसके पास जाओ और उससे पता करो कि वो कौन सा काम करने में घबराते हैं, और जो जो काम करने में वो लोग घबराते हो वो सब आपको नीचे लिख देना है। ठीक। अगला है, भाषा के रंग। इसमें पहला है, कवि ने इस बच्चे को टूटे खिलौने की तरह बताया है। जब कोई खिलौना टूट जाता है तो वह उस तरह से काम नहीं कर पाता जिस तरह से पहले करता था। संदर्भ के अनुसार खाली स्थान भरो। मतलब ये कह रहा है कि कवि ने जो बच्चा था उसको टूटे खिलौने से कंपेयर किया था। मतलब जो बच्चा है उसकी तुलना टूटे खिलौने से की थी इस कविता के अंदर। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जब भी कोई खिलौना टूट जाता है तो वो उस तरीके से काम नहीं कर पाता है जैसे उसको करना चाहिए। अब ये कह रहे हैं कि इस संदर्भ के हिसाब से नीचे कुछ खाली जगह दे रखी है, आपको उसको भरना होगा। ठीक, जैसे कि पहले वाला दिया है गाड़ी, तो देखो गाड़ी के टूटने का क्या कारण होता है, पहिया निकल जाना। ठीक, और नतीजा क्या होता है कि गाड़ी चल नहीं पाती है। ऐसे ही गुड़िया, अब देखो टूटने का क्या कारण है कि सीटी निकल जाना। अब सीटी निकल जाने पे क्या होता है, बज नहीं पाती है। फिर है गेंद, गेंद के टूटने का कारण क्या है, गेंद फट जाती है, मतलब गेंद का फट जाना, और नतीजा क्या होता है कि गेंद उछल नहीं पाती है। ऐसे ही जोकर, जोकर चाबी निकल जाने पे, मतलब अगर चाबी इसकी निकल जाती है तो क्या होगा, तो जोकर चल नहीं पाएगा। ठीक, ये इसका होता है नतीजा। अगला प्रश्न है, बेबस शब्द बे और वश को जोड़कर बना है। मतलब ये कह रहे हैं कि जो शब्द है बेबस, ये बे और वश को जोड़ के बना है। बे का मतलब होता है बिना और वश का मतलब होता है काबू। यहाँ बे का अर्थ है बिना, मतलब यहाँ पे बे का अर्थ है बिना। नीचे दिए शब्दों में यही बे छिपा है। अब ये कह रहे हैं कि नीचे के जो शब्द दे रखे हैं इनमें ऐसा ही बे छिपा हुआ है। इस सूची में तुम और कितने शब्द जोड़ सकती हो। अब ये कह रहे हैं कि आप इस सूची में और कितने शब्द को जोड़ सकती हो। तो चलो पहले जो शब्द दे रखे हैं उनको देख लेते हैं। तो पहला शब्द है बेजान। बेजान, देखो इसमें बे और जान छिपा है। ऐसे ही बेचैन, इसमें बे और चैन छिपा है।
फिर है बेसहारा, इसमें बे और सहारा छिपा है। फिर बेहिसाब, इसमें बे और हिसाब छिपा हुआ है। ऐसे ही मैंने दो शब्द और जोड़ दिए हैं जो कि बेहद, तो इसमें बे और हद जुड़ा हुआ है। और ऐसे ही हमारा है बेशर्म, इसमें बे और शर्म जुड़े हैं। अब देखो यहाँ पे दो तो मैंने आपको बता दिए, अब आपको दो खुद से भी इसमें लिखने होंगे। ठीक, अगला है देखने के तरीके। इसका पहला प्रश्न है, इस कविता में देखने से संबंधित कई शब्द आए हैं, ऐसे 6 शब्दों को छांट के लिखो। मतलब ये कह रहे हैं कि इस कविता के अंदर देखने से जुड़े हुए कई सारे शब्द आए हैं, आपको ऐसे किन्हीं 6 शब्दों को छांट के यहाँ लिखना होगा। तो ये मैंने आपके लिए छांट के लिख दिए हैं, जो कि है देखना, निहारती, आंखें, इशारे, झलकती और अदृश्य। ठीक, अगला प्रश्न है, मां की आंखों में झलकती उसकी बेबसी। आंखें बहुत कुछ कहती हैं, वे तरह तरह के भाव लिए होती हैं। नीचे ऐसी कुछ आंखों का वर्णन है, इनमें से कौन सी नजरें तुम पहचानते हो। मतलब ये कह रहा है कि जो आंखें हैं वो हमारी बहुत कुछ कह जाती हैं, वो बहुत सारे भाव अपने अंदर लिए होती हैं। अब ये कह रहा है कि नीचे हमारी कुछ आंखों का वर्णन है, आपको बताना है कि आप इनमें से कौन कौन सी नजरों को पहचानते हो। तो इसमें पहली है सहमी नजरें। तो देखो सहमी नजरें अक्सर आपने हो सकता है कि कोई छोटा सा, बहुत छोटा सा पिल्ला दिखा होगा, तो जो पिल्ला है जब भी वो किसी अनजान व्यक्ति को देखता है तो वो थोड़ा सहम जाता है, तो उसकी कैसी नजरें होती है, उसकी होती है सहमी नजरें। फिर है प्यार भरी नजरें। तो आपके घर में जब आपके बड़े, आप कोई बहुत अच्छा काम करते हो तो आपके घर के जो बड़े हैं वो आपको प्यार भरी नजरों से देखते होंगे। फिर है क्रोध भरी आंखें। अब मान लो आप स्कूल गए, ठीक, स्कूल में आपने कोई गलती कर दी, तो जो आपके अध्यापक हैं वो आपको क्रोध भरी आंखों से देखेंगे। वैसी ऊनिंदी आंखें, ऊनिंदी जो मतलब नींद से भरी हुई आंखें, तो जब अब आपको बहुत तेज नींद आ रही होती है तो वैसी आपकी नजरें हो जाती हैं। फिर है शरारती आंखें। शरारती आंखें आप अक्सर छोटे बच्चों की देखोगे जो कोई ना कोई शरारत करते रहते हैं। ठीक, और आखिरी है डरावनी आंखें। डरावनी यानी कि मान लो आपको, मतलब आप घर में कोई गड़बड़ कर दिए, ठीक, और गड़बड़ करने पे आपकी मम्मी खूब एकदम आपको गुस्से में चिल्ला रही हैं आप पे, तो आप डर नहीं जाते हो। तो उस समय जो आपकी मम्मी की या फिर आपकी माँ की नजरें होती हैं वो डरावनी आंखों में ही आएगा। ठीक है, अगला है नीचे आंखों से जुड़े कुछ मुहावरे दिए हैं, तुम्हें इनका प्रयोग किन्हीं संदर्भों में किन संदर्भों में करोगे। इसमें यह कह रहा है कि नीचे हमारे कुछ मुहावरे दे रखे हैं, आपको इन मुहावरों का प्रयोग किसमें, वाक्यों में करना होगा, संदर्भ यानी कि वाक्यों में करना होगा। ठीक, तो ये मैंने आपके लिए कर दिए हैं। पहला मुहावरा था आंख दिखाना। ठीक है, तो ये हो गया इसका वाक्य, गलती करने पर माँ आंख दिखाती है। अगला है नजर चुराना, तो ये हो गया इसका वाक्य, गलती करने पे बच्चे आंख चुराते हैं। फिर है आंख का तारा, तो इसका वाक्य हो गया, बच्चे माँ बाप की आंख का तारा होते हैं। अगला है नजरें फेर लेना, तो इसका वाक्य हो गया, काम निकालते ही लोग अपनी नजरें फेर लेते हैं। और आखिरी है आंख पर पर्दा पड़ना। ठीक, तो इसका वाक्य हो गया, बुरे समय पर लोगों की आंखों पर पर्दा पड़ जाता है। अब देखो यहाँ पे ये मैंने 5 संदर्भ लिख रखे हैं, आप चाहो तो इनके अलावा भी कोई संदर्भ अपने मन से लिख सकते हो, जरूरी नहीं जो मैं आपको बोल रहा हूं आपको वही छापना है। ठीक, अगला है माँ, याद आती रतिन से अधिक उसकी माँ की आंखों में झलकती उसकी बेबसी। मतलब ये हमारी दो पंक्तियां हैं कविता की, जिनका मतलब ये था कि कवि ये कह रहा है कि मुझे रतन से ज्यादा याद उसकी माँ की आंखों में जो रतन के प्रति झलकती हुई बेबसी थी उसकी आती है। ठीक, तो अब इससे जुड़ा यहाँ पे एक प्रश्न है, रतन की माँ की आंखों में किस तरह की बेबसी झलकती होगी। मतलब ये कह रहा है कि जो रतन की माँ की आंखें हैं उसमें किस तरीके की बेबसी झलकती होगी। तो इसका उत्तर है, रतन की माँ की आंखों की बेबसी रतन के ना बोल पाने की होगी। ठीक है, ये हो गया इसका उत्तर। अब अगला है इसमें, अपनी माँ के बारे में सोचते हुए नीचे लिखे वाक्यों को पूरा करो। मतलब ये कह रहे हैं कि आपको अपनी माँ के बारे में सोचना है और नीचे के जो वाक्य हैं उनको पूरा करना है। जैसे कि पहला वाक्य है, मेरी माँ बहुत खुश होती है जब, मतलब यह है कि आपकी माँ कब खुश होती है, तो जब भी वो खुश होती हो यहाँ पे आपको लिख देना है। माँ मुझे इसलिए डांटती हैं क्योंकि, अब आपको इस वाक्य से जुड़ा क्या याद आ रहा है कि माँ आपको क्यों डांटती है, तो जिस कारण से आपको लगता हो डांटती है यहाँ लिख दो। अगला है, मेरी माँ
चाहती है कि मैं, मतलब आपकी माँ क्या चाहती है कि आप क्या बनो या फिर आप क्या करो, तो जो भी आपको लगता है आप यहाँ पे लिख दो। फिर इसमें अगला है, माँ उस समय बहुत बेबस हो जाती है जब, मतलब ये है कि माँ उस समय बहुत बेबस, मतलब उस समय बहुत परेशान हो जाती है जब, तो जब भी वो बहुत बेबस दिखती हो तो यहाँ पे लिख दो। और आखिरी है, मैं चाहता हूँ कि मेरी माँ, और अब आपको यहाँ पे ये लिखना है कि आप अपनी माँ के लिए क्या चाहते हो। ठीक, तो ये तो हो गया हमारा ये पूरा का पूरा चैप्टर। इसी के साथ में हमारा ये आज का पार्ट यहीं पे समाप्त होता है। तो आज के लिए इतना ही, और अगर आप लोगों ने अब तक मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो इसी के साथ में हमारी आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है। मिलते हैं हम लोग अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।